ओके, लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल मैंने बताया था कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहाँ दिखती हैं आपको? बॉन्डिंग ऑर्बिटल से बॉन्ड बनते हैं, तो बॉन्ड जो है बेसिकली दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल है वो बॉन्ड एंगल है, ओके, किसी मॉलिक्यूल में। अभी जो नेक्स्ट है वो है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स इन अ गैसियस स्टेट, ठीक है। क्लियर? गैसियस स्टेट में दो एटम्स के बीच में अगर कोई बॉन्ड है तो वन मोल ऑफ बॉन्ड तोड़ने हैं तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? वन मोल में बताना कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। उतने मॉलिक्यूल्स का अगर आपने वो बॉन्ड तोड़ना है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी, ओके। जैसे O2 की बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पे दी हुई है। O2 आपका है ऑक्सीजन, O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है। जब ये टूट जाएगा तो दोनों ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। इनको अलग करने के लिए 498 किलो जूल एक मोल के लिए 498 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली N2 डाई नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। जब आप इसको अलग करोगे तो कितनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की? 946 किलो जूल। सो यू कैन सी हियर कि ऑक्सीजन के लिए जो एंथैल्पी थी, बॉन्ड एंथैल्पी, वो कम है, वेयर एज नाइट्रोजन के केस में बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है। ऐसा क्यों है जी? ऐसा इसलिए है, देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। मैंने बताया था जितने ज्यादा बॉन्ड होते हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं किसी एटम के बीच में, उनको अलग करना उतना ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताते हैं कि वो एटम एक दूसरे से कितनी अच्छी तरह से अटैच हैं या बॉन्डेड हैं, ठीक है क्या? तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उन्हें सेपरेट करने के लिए, क्लियर? इसलिए N2 की एनर्जी O2 की एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद तो एक चीज हमें यहाँ से समझ में आती है, जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, याद रखना, जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी उतना स्ट्रॉन्गर आपका बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। क्या ऐसे इन्होंने HCl की बताई है और कई सारे मॉलिक्यूल्स की इन्होंने आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बताई है। तो एक तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जितने ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, इसे ही बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी सेम टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना, उतना ज्यादा बॉन्डिंग है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो टर्म है वो हमें पता करनी है कि मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है। अभी तो हमने बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ी है ना, एक सिंपल टर्म पढ़ी बॉन्ड एंथैल्पी। अभी क्या पढ़ना है? मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? ये हम निकालेंगे किसी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को आपने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन एज एक्सप्लेन्ड, ठीक है। जैसे वाटर है, जैसे वाटर है यहाँ पे H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर में होता है ना, साइड में दो हाइड्रोजन लगे होते हैं, आपने देखा होगा H2O का स्ट्रक्चर। तो H2O में दो बॉन्ड है ना, एक ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ है, दूसरा भी ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है। तो पहला जब बॉन्ड टूटा, पहले हाइड्रोजन मान लो अलग हो गया है ना, तो क्या बचा? H अलग हो गया, OH अलग हो गया, है ना। तो इसकी एंथैल्पी लगी 502 किलो जूल, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए कितनी एनर्जी लगी? 502। फिर जो ये OH बचा है, अगर इसका भी मैं बॉन्ड अलग अलग कर दूं, ये OH में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है ना, इसको भी मैं अलग अलग कर दूं तो H अलग हो जाएगा और O अलग हो जाएगा, और इसके लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी होगा दैट विल बी 427, है ना। तो यहाँ पर इस तरह के मॉलिक्यूल में आपको दोनों स्टेप में अलग अलग बॉन्ड एंथैल्पी दिख रही है, तो फिर आप OH की बॉन्ड एंथैल्पी को क्या कंसिडर करोगे, है ना। यहाँ पे दोनों केस में अलग अलग वैल्यू आ गई ना, तो ऐसे केसेस में आपने क्या करना है? मीन या फिर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी चेक करनी है। वो हम कैसे निकाल सकते हैं? हम दोनों एंथैल्पी का सम करेंगे 402 प्लस 427, ठीक है। तो कितने बॉन्ड थे ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ इस मॉलिक्यूल में? दो बॉन्ड थे, तो डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया 464.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? ये एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगी
वाटर की, ठीक है, H2O की। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालना देख लिया, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देख लिया। अभी जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है हमें? तो वैसे सिंपल टर्म में अभी तो हम सिंपल पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर, लेटर ऑन मैं इसको थोड़ा सा जब एमओटी पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, तो उस टाइम थोड़ा सा इसको और फॉर्मूला वगैरह भी बताएंगे आपको बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ये समझ लीजिए कि अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करती हूँ, इट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में अगर मैं कहूँ कि एक मॉलिक्यूल में इसका बॉन्ड ऑर्डर ये है, तो मतलब दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं उस मॉलिक्यूल में, वो उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि आपने ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन देखा था ना अभी, O2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड थे? दो बॉन्ड थे। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा डाइऑक्सीजन के लिए? 2। वेराज डाई नाइट्रोजन का देखो, N और N के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, तो डाई नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। क्लियर? देखो दिखा भी रखा है। अब F2 के बीच, F2 है जो F2 मॉलिक्यूल है डाइफ्लोरिन, ठीक है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर रहता है 1, मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में एक ही बॉन्ड होता है। अब एक और देखो, एक चीज जो दिख रही है आपको O2 2 नेगेटिव, ये कुछ अलग है ना, O2 2 नेगेटिव, ये O2 नहीं है खाली। O2 2 नेगेटिव में मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन कर रखे हैं। अगर O2 की बात करें, सिर्फ O2 विदाउट एनी चार्ज, ठीक है, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, जबकि O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। ओके, इसका जो रीजन है, इसका 1 कैसे होता है, वो एमओटी में है, एमओटी आएगी नीचे चैप्टर में तो एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए इतना याद रखना कि O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, N2CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO पॉजिटिव, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। इसका मतलब इनके बीच में क्या है, इनके बीच में 3 बॉन्ड है, इन एटम्स के, इनके दोनों एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ओके क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है उतने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स है ना। अगर मैं कहूँ बॉन्ड ऑर्डर 5 है, मतलब 5 बॉन्ड्स है ना, उनके बीच में 4 है कहूँ तो 4 है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, उतनी अच्छी, उतनी स्ट्रोंगर बॉन्डिंग होगी, और जितनी ज्यादा स्ट्रोंगर बॉन्डिंग होती है उतनी ज्यादा क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, या फिर कहूँ बॉन्ड एंथैल्पी। अभी पढ़ा ना, जितना स्ट्रोंगर बॉन्ड उतनी स्ट्रोंगर, उतनी ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी होगी, है ना। तो मैंने कहा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है दो एटम्स के बीच में, है ना। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है तो मतलब क्या है, उनके बीच में स्ट्रोंगर बॉन्डिंग है ना। अगर बॉन्डिंग स्ट्रोंगर है तो मतलब ये है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है, ठीक है। और अब मुझे कोई ये बता दे कि बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा। बॉन्ड लेंथ पे अगर मैं कहूँ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी या ज्यादा? तो अब मैं को आज फिर रिवाइज करा दूं, जितना ज्यादा बॉन्ड होते हैं दो एटम्स के बीच में, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं दो एटम के बीच में किसी, उतना कम उनकी बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। उतनी छोटी उनकी बॉन्ड लेंथ होती है जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं दो एटम्स के बीच में। जैसे कि एच ऑक्सीजन है ना, डाइऑक्सीजन और डाई नाइट्रोजन है ना। डाइऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड थे और डाई नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ उसकी ज्यादा होगी जिनके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो आपकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, क्या? तो एक बात याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा तो मतलब एक मिनट, ये क्या खुल रहा है, एक मिनट, मैंने उनको खोलना था तुमको दिखाने के लिए। ये तो तीनों चारों बातों को ऐसे गले बांध लो
देखो मैं एक चीज समझाती हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का कैसे रिलेशन होता है। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ, जैसे कि मैंने कहा नाइट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देना बच्चे, तो जनरली थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, पास पास बन गया। ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है क्लियर। इसकी ऑर्बिटल, ये मैंने सिर्फ ये बनाई है ऑर्बिटल, इससे ओवरलैप करती है, तब इनके बीच में ये ओवरलैपिंग रीजन है जहाँ पे ये ओवरलैप करती है, ठीक है। तब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तब जो हम दिखाते हैं ना कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, वो ये है, ठीक है। इसकी ऑर्बिटल आई है ना इधर से, इसने किससे ओवरलैप किया, इसकी ऑर्बिटल से, क्लियर, ठीक है। अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड होना होता है तो इधर से एक और ऑर्बिटल आएगी और इधर से एक और ऑर्बिटल आएगी। तो उसके लिए क्या होता है कि देखो ये जो ऑर्बिटल है दिख रही है ना, जब दूसरी ऑर्बिटल ओवरलैप करवानी होती है ना, तो इस ऑक्सीजन को थोड़ा सा पास आना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे के थोड़ा और पास आना पड़ता है अगर इन्हें डबल बॉन्ड बनाना हो, क्योंकि अदरवाइज ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती, और जब तक ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी ना तब तक अच्छा बॉन्ड नहीं बनता। तो अच्छे बॉन्ड बनाने के लिए अच्छी ओवरलैपिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो जब डबल बॉन्ड ये बनाएंगे तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के पास पास आएंगे। मान लो सिंगल बॉन्ड में वो इतने पास पास थे, डबल बॉन्ड में यही ऑक्सीजन थोड़े और पास पास हो जाएंगे एक दूसरे के, है ना, क्लियर क्लियर। अब नाउ यू कैन सी है ना कि इसका बॉन्ड बड़ा है या इसका बॉन्ड बड़ा है ना। सिंगल ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बड़ा था या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बड़ा है। यू कैन सी कि सिंगल सिंगल बॉन्ड बड़ा है, डबल बॉन्ड तो छोटा है ना। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ता रहता है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ता रहता है तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ आपकी छोटी होती रहती है, ठीक है क्लियर। तो आप एक चीज याद रखना कि बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर एक चीज याद रखना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। सिमिलरली अगर मैं कहूँ बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड एंथैल्पी से क्या रिलेशन है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज, ये सारे रिलेशन आप ऐसे याद रखा करो अदरवाइज आपको याद नहीं रहेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी, या फिर कहूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी, और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है। ये दोनों रिलेशन आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है क्लियर। क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही आते हैं, कंसेप्ट पे आते हैं, और जिसने एनसीईआरटी एकदम पढ़ी है जबरदस्त तरीके से वो इंसान मार नहीं खाता। अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज योर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये व्हाट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये भी हम आपको बता देंगे। देखो जनरली क्या होता है, जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि O3 ओजोन है ना, ओजोन के लिए अगर आप ल्यूइस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ल्यूइस स्ट्रक्चर याद है ना, जिसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करते हैं ना, करे थे हमने ऐसे ऐसे। तो O3 के लिए दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होते थे अगर याद हो ना, मैंने बताया था एक जगह हो सकता है कि ऑक्सीजन इसके ये जो राइट साइड में ऑक्सीजन है इसके साथ डबल बॉन्ड बना ले और लेफ्ट के साथ सिंगल बॉन्ड बना ले। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि सेंट्रल में जो ऑक्सीजन है ये लेफ्ट वाले के साथ डबल बॉन्ड बना ले और राइट वाले के साथ सिंगल बना ले, है ना। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, क्या। तो ये ल्यूइस स्ट्रक्चर क्या बताता है, आपको पॉसिबिलिटी बताता है कि ये फ्लाम मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी बताता है। बट एक्चुअली में ल्यूइस स्ट्रक्चर को सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस मतलब ऐसा नहीं होता कि मॉलिक्यूल कभी ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होता। जैसा ल्यूइस ने बताया ना वैसे नहीं होता, ठीक है क्लियर। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमने रादर देन हम दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करें एक ही मॉलिक्यूल के लिए, तो हमने एक कंबाइंड स्ट्रक्चर दे दिया, इन दोनों मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट हमने कंबाइंड स्ट्रक्चर दे दिया, दैट इज थर्ड स्ट्रक्चर। देखो थर्ड स्ट्रक्चर में क्या दिखा रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड दिखाया हुआ है, इस ऑक्सीजन के साथ इसका सिंगल बॉन्ड दिखा रखा है। फिर यहाँ पे देखो डॉट 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 कुछ दिखा रखा है ना, इधर भी डॉट डॉट दिखा रखे हैं। इसका क्या मतलब है जी, डॉट डॉट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखो
ये जो ये वन बॉन्ड कभी यहाँ पर आ रहा था, कभी यहाँ पर आ रहा था, है ना, कभी राइट साइड आ रहा है, कभी लेफ्ट साइड आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मान लो ये हाफ इधर है और हाफ इधर है, ऐसे एज्यूम करो कि हाफ बॉन्ड इधर आ गया और हाफ बॉन्ड इधर आ गया, ठीक है। तो क्योंकि कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, कंप्लीट बॉन्ड होता तो सॉलिड लाइन से शो करते हैं, ये हाफ बॉन्ड है, ठीक है, इसलिए इसे हमने ब्रोकन लाइन से शो किया है। सिमिलरली हाफ बॉन्ड इधर बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा है, देखो ये वाला स्ट्रक्चर को अगर हम देखें ध्यान से, ओके, देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, मैं इसको थोड़ा सा समझा सकती हूँ। ये आपकी मोम है, सेंट्रल ऑक्सीजन क्या है, सेंट्रल ऑक्सीजन आपकी मदर है, और ये जो राइट और लेफ्ट में ऑक्सीजन है, ये अज्यूम कर लो कि आप और आपका कोई सिबलिंग है, लाइक योर ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, ओके। अब मोम के पास थे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, है ना, दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, मतलब मान लो मम्मी के पास दो चीजें खाने की एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो मम्मी के पास दो पॉसिबिलिटी है, तो मम्मी इस राइट वाले को दे दे, है ना, खाने के लिए, या फिर इस लेफ्ट वाले को दे दे, है ना। बट एक्चुअल में ऐसा होगा क्या, एक्चुअल में क्या होगा, ऐसा थोड़ा ना होगा कभी राइट वाले को दे कभी लेफ्ट वाले को। वो क्या करेगी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी उन दोनों, मतलब दो चॉकलेट्स हैं अगर, वो उनको दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, मतलब एक इसको दे देगी एक इसको दे देगी, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ही ये ऑक्सीजन जो था, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे ना, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन रहा था, है ना, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन रहा था, तो इसलिए उसने हाफ बॉन्ड इधर डिस्ट्रीब्यूट किया, हाफ बॉन्ड इधर बनाया, ठीक है, क्लियर। ऑल्दो मतलब ये जो हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसको ये इन दोनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर है, मतलब हमको अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इनको फर्स्ट एंड सेकंड को हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या फॉर्म्स, ठीक है। वेयर थर्ड को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब दोनों का हाइब्रिड है, ये मिला जुला, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या कहता है रेजोनेंस का, कि व्हेनेवर अ सिंगल वैल्यू स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल, जब भी ऐसा हो कि एक अकेला ल्यूज स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब ना कर पाए और हमको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े उस मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विद similar energy, position of nuclei, and bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as the canonical structure of the hybrid, which describes the molecule accurately. ठीक है, क्लियर, ओके। तो जो थर्ड स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलेंगे, इट इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द स्ट्रक्चर, ओके। और रेजोनेंस जो है वो हमेशा डबल हेडेड एरो से हम शो करते हैं, अगर दो स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में है, उनको हम क्या शो करेंगे, डबल हेडेड एरो से दिखा दूंगी मैं आपको, ठीक है। आगे आगे जैसे जैसे कोई दिखता रहेगा दिखाती रहूंगी। इसका तो अभी रेजोनेंस का बहुत यूज है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस का बहुत यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन करते हैं। CO3 नेगेटिव कार्बोनेट आयन, एग्जाम प्रॉब्लम 4.3, ठीक है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO3 नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के टर्म्स में दिखाना है। तो आप रेजोनेंस के टर्म्स में दिखाने के लिए पहले आपको इनकी कैनोनिकल फॉर्म्स शो करनी पड़ेंगे ना, जो ल्यूज स्ट्रक्चर थे, है ना, क्लियर। जैसे अब देखो CO3 की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। यहाँ पर CO3 की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, CO3 हो सकता है कि C इधर सेंटर में, दो ऑक्सीजन इधर, एक O इधर, है ना, C इधर सेंटर में, दो ऑक्सीजन इधर, एक इधर, ठीक है। अब देखो ये तुम्हें स्ट्रक्चर अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कैसे बना है, ये स्ट्रक्चर तुम्हें याद ना है CO3 नेगेटिव कैसे बनता है, तो हम टेलिंग यू, पहले मैं तुम्हें यही बता दूं, CO3 नेगेटिव, दो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार होते हैं कार्बन के पास, तो कार्बन तो चार बॉन्ड बनाएगा, कार्बन चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो कार्बन ने दो बॉन्ड तो क्या कर लिए, इस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ बना लिया, है ना, तीसरा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ है, और चौथा बॉन्ड ये तीसरी ऑक्सीजन के साथ है, इसका कार्बन का, ठीक है। अब देखो कार्बन का तो ऑक्टेट फुली फिल्ड है ना, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इधर, चार, आठ, और सिमिलरली इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट फुली फिल्ड है ना, क्योंकि इसके पास अपने क्या बोलते हैं, चार तो, दो तो इसके पास लोन पेयर है, ओके, इस ऑक्सीजन के पास सिमिलरली, और यहाँ पर दो उसके शेड बॉन्ड पेयर है, चार और चार, आठ। इसका देख लो आप, इसके पास भी कितना है,
दो तो लोन पेयर है ना, दो लोन पेयर है ए, और तीसरे लोन पेयर में से 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास बैलेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इस बॉन्ड में यूटिलाइज कर लिया है। सिमिलरली इसके पास भी क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 2 लिखा मैंने, ठीक है, इधर 3, ड्रा भी तो नहीं होता इससे, मैं तो, मुझे पता है कैसे इतनी दिक्कत आती है, और एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे चल ही नहीं रहा, भगवान जाने क्या चक्कर है, यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। फाइव इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 5 इसके पास है, क्लियर। अब देखो CO3, ये मैंने सिर्फ CO3 का स्ट्रक्चर दिखाया, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, देखो कार्बन और इस ऑक्सीजन की तो वैलेंसी फुलफिल्ड है ना, ऑक्टेट फुलफिल्ड है, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन है, अगर इनके इलेक्ट्रॉन हम देखें 5 इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ से आएंगे, 2 कहाँ से आएंगे, इस बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है ना, क्लियर। ओके, सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है, तो अगर आप देखो, अगर इस ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, 5 तो बैलेंस है, 2 ये है, 7 हो गए। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के पास भी 5 इधर है, 2 इधर है, यहाँ भी 7 हो गए, मतलब दोनों का ऑक्टेट फुली फिल्ड नहीं है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको अपना ऑक्टेट फुली फिल करना पड़ेगा, किससे ले, तो मान लो इनको बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, बाहर से क्या मिले इनको, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन कर लिए, ठीक है। तो जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर से लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, ठीक है, क्लियर, तो इनके पास क्या हो गया, 8 हो गए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब आया तो इसको मतलब हमने नेगेटिव चार्ज से शो करेंगे, किससे करेंगे, नेगेटिव चार्ज। अगर एक एटम आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो मतलब उसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव, -1 चार्ज आएगा, ठीक है। इसने लिया, इसके ऊपर माइनस आया, इसने लिया और इसके ऊपर भी क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तो इसलिए CO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, अभी दिखाती हूँ कैसे दिखा है वो, देखो CO3 2 नेगेटिव है ना, ये एक फॉर्म है, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस वाले के साथ डबल बॉन्ड बना ले, है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना रखा है डबल बॉन्ड, और इधर वालों को सिंगल रखे। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो राइट में पड़ा है इसके साथ डबल बॉन्ड बना ले, बाकी 2 के साथ सिंगल बना ले। ये तीनों क्या है, ये तीनों इसकी क्या है, कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म है। तो इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई, देखो यहाँ पर अगर आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सको तो मैं दिखा देती हूँ, मुझे इसमें दिख नहीं रहा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा, देखो, अब देखो ये जो बॉन्ड है, सॉरी इधर इधर लाती हूँ, ये जो देखो एक एक सिंगल बॉन्ड तो तीनों के साथ है ऑक्सीजन का, है ना, कार्बन का, हर स्ट्रक्चर में देखो तीनों ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड सबके साथ है ना, तीनों कार्बन का, है ना। बस ये डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है और कभी यहाँ आ रहा है, ठीक है। एक बॉन्ड जो है वो तीनों में बट रहा है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दोगे, आप ऐसा करना, CO O O सिंगल बॉन्ड सबके साथ है ना, पहले सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर लो, क्लियर, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या करोगे, वो ब्रोकन लाइन से रिप्रेजेंट करो बाकी को, है ना, मतलब एक बॉन्ड जो है वो तीनों में बट गया है, क्लियर, यहाँ पर भी ब्रोकन लाइन से शो करो, ठीक है। ओके, ये थोड़ी एक्स्ट्रा बन गई, और इसके यहाँ पे लिखना है ऐसे करके, ये बॉन्ड तक, ठीक है, ये ऐसे बना के साइड में, स्ट्रक्चर के साइड में उल्टा 7 बनाना, ठीक है। फिर लिखना आप यहाँ पर 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, मतलब इस पूरे इसका क्या मतलब है उल्टे 7 का, कि होल स्ट्रक्चर पर 2 नेगेटिव चार्ज है, होल स्ट्रक्चर पर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर आपने एक तो सॉलिड लाइन शो करी, क्योंकि तीनों के बीच में कार्बन का तीनों ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड तो है ही है, बाकी जो डबल बॉन्ड है वो तीनों में बट रहा है, तो इसलिए मैंने तीनों में डॉटेड लाइन शो करी है, क्योंकि एक जो बॉन्ड है वो तीनों ऑक्सीजन के बीच में बट रहा है, ठीक है। ये जो होगा ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है कार्बोनेट आयन का, ठीक है, क्लियर, RS। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया, यही है ना,
एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, ये तो तुम कर लोगे, CO2 वाले में तो कोई चक्कर नहीं, लियो स्ट्रक्चर ही दिखा देना। ओके, इसमें कोई रेजोनेंस हो सकती है तो मुझे देख के बताना। तो आपको जनरल रूल्स बता देती हूँ क्या है कि रेजोनेंस क्या होता है। जनरली जब भी रेजोनेंस, इस तरह का रेजोनेंस, देखो ये क्या दिखा रहा है, एक स्ट्रक्चर का दूसरे के साथ रेजोनेंस दिखा रहा है, दूसरे एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में है, डबल हेडेड एरो शो किया हुआ है ना, तो ये दूसरे के साथ क्या है, रेजोनेंस में है। रेजोनेंस मतलब ये सारे स्ट्रक्चर एक ही जैसे हैं। जनरली जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं कह रही हूँ एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में, मतलब एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से सिर्फ बॉन्ड में ही डिफरेंट है, ठीक है, कि कभी बॉन्ड इन दो के बीच में बन गया, कभी इनके बीच में बन गया है ना, कभी इधर बन गया है ना, कभी यहाँ बन गया था, ठीक है। तो यही तो फर्क है, और तो कोई फर्क नहीं आ रहा ना इससे, बाकी तो सारी चीजें सेम है ना। ये जो बॉन्ड का ही तो फर्क आ रहा है, तो मतलब एक दूसरे के साथ क्या है, रेजोनेंस में है। ओके, और हम इसको मैं क्या बता रही थी, हाँ, इनको एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से कैसे अलग है, बाय डबल हेडेड एरो से अलग करके दिखाना। ये देखो डबल हेड है ना इस एरो का, तो एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट कैसे दिखाएंगे, कि दोनों के बीच में हम डबल हेडेड एरो बनाओ। सेकंड और थर्ड के बीच में डबल हेडेड एरो है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में है, ठीक है, क्लियर। ओके, तो रेजोनेंस क्या करता है, जब भी किसी भी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस इस तरह का पॉसिबल होता है, इट विल स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। डेफिनेटली जितना रेजोनेंस होता है, ये पक्का याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इट विल स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसकी हमेशा एनर्जी जो होती है, मान लो मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड आपको बना के दिखाया ना उधर, तो ये तीनों जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है ना, उस रेजोनेंस हाइब्रिड की स्ट्रक्चर जो एनर्जी है वो इन तीनों स्ट्रक्चर से कम होती है। तो जिसकी एनर्जी कम होती है ना, जनरली जनरली क्या, हमेशा ही वो स्टेबल होता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, जिसकी एनर्जी कम है वो स्टेबल है, और जिस सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ होल, ठीक है, उसने क्या किया, बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड को सारे में बांट देता है ना, आपने देखा है ना कि बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं। ओके, उसके बाद हम्म, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलर है, पोलैरिटी मतलब पोल बनाना, पोल जैसे आपके अर्थ में साउथ नॉर्थ पोल होते हैं ना, दो अपोजिट पोल्स, तो मॉलिक्यूल्स में भी पोल बन सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स में पोल किसके बनेंगे, मैग्नेट्स के तो नहीं बनेंगे, किसके बनेंगे, चार्ज के पोल बनते हैं, कि एक पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, एक पे सम नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, जब कभी सॉरी, जब कभी भी दो सिमिलर एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, टू सिमिलर एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जैसे कि आपका H2O2 Cl2 N2 और F2 कोई भी है, यहाँ पर क्या होता है, देखो दोनों बॉन्डेड जो एटम है वो सेम है ना, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से, तो मैंने आपको बताया था ऐसे केस में क्या होता है कि जो आपका जो बॉन्ड है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होता है, वो सब में सेम रहता है, ठीक है, क्लियर। सेम मतलब सेंटर में रहेगा, एक मिनट में बताती हूँ, बहुत दिक्कत है। जैसे ये O2 का बॉन्ड, O2, अरे O2 मारो, बोलिए O2 बहुत हो गया आज। मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन का लेती हूँ, H2 सिंगल बॉन्ड में, तो मैं अच्छे से समझ में भी आएगा, H2, ठीक है, ये H2 है आपका जी। ओके, दिस इज योर H2 मॉलिक्यूल। अब देखो ये H2 मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, ये बॉन्ड कैसे बना है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया होगा, है ना, इस वाले ने, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया होगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो मतलब इनके पास इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में है दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे लंबे लंबे वर्टिकल लाइन से शो कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इस बॉन्ड के सेंटर में है, कहाँ पे है, सेंटर में रहेंगे, क्योंकि दोनों जो बॉन्डेड एटम है वो सेम है। सेम होने से क्या होगा बच्चे, देखो हर एटम की अपनी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मैंने बताया था आपको, है ना। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन है ना, कोई फर्क थोड़ी ना, दोनों में दोनों ही हाइड्रोजन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इस शेड पेयर को अट्रैक्ट अपनी तरफ करने की टेंडेंसी भी दोनों की क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, है ना। आप ये समझो कि जैसे हम वो खेलते हैं ना गेम, जैसे कि एक रोप के एक साइड एक टीम लगाते हैं, दूसरी साइड दूसरी टीम लगाते हैं, उस रोप को खींचना होता है ना, वैसे इमेजिन करो, अगर दोनों साइड जो अपोजिट टीम्स हैं वो इक्वल फोर्स लगा रही है, सेम है, बिल्कुल सेम ही एक जैसी है, तो क्या होगा,
वो रस्सी ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, सेंटर में रहेगी, है ना। सिमिलरली इन इलेक्ट्रॉन को अगर दोनों साइड जो एटम प्रेजेंट है वो सेम है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये एटम सेंटर में रहेगा बॉन्ड के, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे केस में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि ना इसके पास पॉजिटिव आएगा ना इसके पास नेगेटिव आएगा, मतलब इस केस में नो पोल, नो पोल, कोई पोल क्रिएट नहीं होगा, चार्जेस का कोई पोल क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, बीच में है। पोल कब क्रिएट होंगे, जब एक एटम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, दूसरे के पास कम हो। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ हाइड्रोजन फ्लोराइड का, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ठीक है। HF के बीच में भी कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये रहा जी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाना था, 1 मिनट रब करती हूँ। हाँ देखो तुम, इसको मैं बॉन्ड को थोड़ा सा बड़ा बना दी हूँ क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ऑल दो ये जो बॉन्ड है ये भी कैसे बना है, सिंगल बॉन्ड है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, ठीक है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, ठीक है, क्लियर। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, क्लियर। तो इससे क्या होगा जी, तो मतलब फ्लोरीन की टेंडेंसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या है, ज्यादा है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, जो 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जैसे ये वाला है, ये इस केस में ना ज्यादा फ्लोरीन की तरफ रहेगा, क्योंकि ऑल दो बॉन्ड बॉन्ड बना हुआ ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन ने पूरा खींच लिया, बॉन्ड में ही है इलेक्ट्रॉन, बट फ्लोरीन की साइड ज्यादा है, हाइड्रोजन की साइड नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी है वो ज्यादा है। इसकी वजह से फ्लोरीन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। पार्शियल मतलब नॉट कंप्लीट, कंप्लीट चार्ज नहीं आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पूरा फ्लोरीन के पास नहीं गया। अगर ये पूरा पेयर ऑफ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, अगर ये पूरा फ्लोरीन के पास चला जाता तो फ्लोरीन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जैसे कि हम लिखते हैं एफ, हम लिखते क्या है एफ नेगेटिव, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि कंप्लीट जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसके पास आ गया है, बट क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके पास गया है, कंप्लीटली इसके पास नहीं आया है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं डेल नेगेटिव, डेल, डेल ये वाला सिंबल है, ये आपका डेल है, ठीक है। इसको डेल मतलब स्मॉल, स्मॉल, ओके, और नेगेटिव मतलब स्मॉल नेगेटिव चार्ज ये एक्सपीरियंस करेगा। एंड हाइड्रोजन कैसे चार्ज फील करेगा, डेल पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला गया है ना, इसलिए ये डेल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये फील करेगा, ओके। ओके, तो यहाँ पर देखो इस केस में हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में क्या है कि पोल डेवलप हो गए हैं, पोल डेवलप हो गए, एक पार्शियल नेगेटिव एक पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से मॉलिक्यूल्स में पोल डेवलप होते हैं, क्लियर। तो जो डायटोमिक होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे H2O2 Cl2 N2F2, इसमें सेम ही एटम है दोनों, तो यहाँ पर पोल नहीं क्रिएट होता, जबकि HCl HF, ठीक है, इनमें पोल क्रिएट होता है। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, क्या कहते हैं, पोलर, क्योंकि उनमें पोल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो कोई मॉलिक्यूल में कितना ज्यादा पोलर है, कोई कितना कम है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक टर्म होती है डायपोल मोमेंट। ऑलवेज रिमेंबर डायपोल मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट किसी भी बॉन्ड का कैसे निकालते हैं, पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ये यू के साइड में एक लाइन खींची हुई है ना, म्यू, म्यू इज द सिंबल फॉर डायपोल मोमेंट, ठीक है। एंड म्यू का जो वैल्यू है दैट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है, क्लियर। तो चार्ज है क्यू, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है आर, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मतलब उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये जो मैं दिखा रही थी, तो हम देखेंगे कि एच और फ्लोरीन एक दूसरे के बीच में कितनी दूर है, यहाँ से यहाँ इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। दूसरा हमने चार्ज देखना है कि कितना पार्शियल नेगेटिव है, कि 0.03 है या 0.1, तो है नहीं, 1 से तो कम होगा ना, पार्शियल का मतलब क्या है, 1 से कुछ कम होगा, पूरा 1 होता तो कंप्लीट चार्ज आता था, है ना, कि -0.78 है, -0.93 है, कितना भी चार्ज है, वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, क्लियर। जितना इधर नेगेटिव क्रिएट होगा उतना ही इधर पॉजिटिव क्रिएट होगा, क्योंकि HF ओवरऑल तो न्यूट्रल है, क्लियर, ओके।
तो यहाँ पर हमने चार्ज देख लिया और डिस्टेंस देख लिया। अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें, चार्ज आपका क्यू मतलब कूलम में हो, सॉरी क्यू इज द सिंबल फॉर चार्ज एंड डिस्टेंस के लिए सिंबल है आर, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। सी इज द सिंबल फॉर कूलम एंड डिस्टेंस लेना है मीटर में एम, ठीक है। तो आपका जो डायपोल मोमेंट है वो आपका आ जाएगा कूलम मीटर में, ठीक है। बट एसआई यूनिट क्या है डायपोल मोमेंट की, डी बाय है, डी बाय, डी ई बी वाई ई, बाय मतलब बाय करना, डी लगा दो आगे, सिंबल है डी बाय का, डी कैपिटल डी, तो इसी में हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डी बाय किसके इक्वल है, 1 डी बाय इज इक्वल टू 3.33564 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। तो इतनी बड़ी वैल्यू ना भी याद करो तो भी चल जाएगा, आप इसको याद कर लीजिए। 3 इसको राउंड ऑफ करो, सिग्निफिकेंट फिगर सब कुछ पढ़ चुके हैं ना, राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा, 3.34 आ जाएगा, 3.34 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर, ठीक है। इसके इक्वल है आपका 1 डिबाय, ओके। तो और एक सिंबल याद रखना कि जो डिबाय है वो एक क्रॉस एरो से उसको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज ये आपका एरो, फिर एक इधर से समझो ये इधर आपने देखा कि लाइन लगी हुई है ना पीछे, और इधर एक एरो का आगे हेड बना हुआ है ना। तो ये देखो लाइन क्या बताती है, एरो किस तरफ होना चाहिए, ये वाला पोर्शन जो है किस तरफ होना चाहिए, ये जो पोर्शन है एरो, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होना चाहिए, ठीक है, ओके। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होना चाहिए एरो, वेयर ये जो वर्टिकल लाइन है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वर्टिकल लाइन इस एरो के बीच में जो लगा रखा है ना प्लस से क्रॉस जैसा आपको लग रहा है, ये वर्टिकल लाइन लगा रखी है, ये हाइड्रोजन की तरफ है, वेयर ये जो एरो बना हुआ है डबल हेडेड एरो, ये प्रोजेक्शन जो है ये फ्लोरीन की तरफ रहेगी, ठीक है, क्लियर। तो दिस ऑल अबाउट पोलर मॉलिक्यूल और इसमें पोलर एटम, पोलर बॉन्ड। अब क्या पढ़ना है, मैंने अब बताना है कि ये तो देखो दो एटम के बीच में हमने देख लिया बॉन्ड कैसे निकालेंगे डायपोल मोमेंट और कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड एटम वाला, जिसमें एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे, ठीक है, जैसे पानी है, पानी में ऑक्सीजन सेंटर एटम है, हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम है, तो दोनों के साथ बॉन्ड है ऑक्सीजन का, क्लियर। तो देखो आप देखो एरो की नोटेशन देखो, एरो का जो हेड है वो ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, और ये जो वर्टिकल लाइन लगी हुई है एरो के अंदर ये हाइड्रोजन की तरफ है। ऐसा क्यों है भाई, एरो जो है वो ऑक्सीजन की तरफ क्यों जा रहा है दोनों बॉन्ड का, ये एरो क्या शो करता है, ये डायपोल मोमेंट का शो करता है, और ये बता रहा है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए एरो ऑक्सीजन की तरफ है, वेयर हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो ये वर्टिकल लाइन हमने हाइड्रोजन की तरफ लगाई है। सिमिलरली हमने यहाँ किया, देखो जब भी ऐसे आपको देखो ये दो एरो दिख रहे हैं ना, है ना, ये इधर से एक एरो आ रहा है, एक इधर से एरो आ रहा है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या दिख रही है, सेम दिख रही है ना, ऐसा लगेगा ना कि आगे अगर तुम इसको मिला दो तो ये किसी पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे, है ना, ऐड होने वाले लग रहे हैं ना। तो इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा वो इन दोनों के डायपोल मोमेंट का कहीं ना कहीं सम होगा, और साथ में इसमें जो सम, इसका एक जो फॉर्मूला होता है वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आई एम टेलिंग यू, जो सम होता है वो डिपेंड करता है एंगल पे भी कि इनके बीच में कितना एंगल है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका नेट डायपोल मोमेंट कितना है, ओके। अब देखो ऐसे ये मॉलिक्यूल है बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड में देखो बेरिलियम का दो ही बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ, है ना, एक इधर बना रखा है, एक इधर बना रखा है। अब अगर तुम बनाओ डायपोल मोमेंट के, क्योंकि बेरिलियम फ्लोराइड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है सीधा, दोनों फ्लोरीन एकदम सीध में रहते हैं इसके, ठीक है, ओके। तो अगर इसका एरो बनाया तो किसकी तरफ जा रहा है, फ्लोरीन की तरफ जा रहा है ना एरो, और इधर फ्लोरीन की तरफ जा रहा है, क्योंकि बेरिल फ्लोरीन जो है वो बेरिलियम से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बेरिलियम तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस बॉन्ड का भी एरो इस तरफ है डायपोल मोमेंट वाला, और इसका भी फ्लोरीन की तरफ है। अब इनके एरो की तरफ देखो, आपको क्या लगता है ये एरो एक दूसरे से कैसे है, 180 पे नहीं लग रहे, ऐसा नहीं लग रहा, इन दोनों इस ये जो लाइन है और ये जो लाइन है इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री का, है ना। तो अगर ऐसे एरो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, 180 होते हैं, देन और अब देखो इधर भी बी ई और एफ के बीच में बॉन्ड है, इधर भी बी ई एफ के बीच में बॉन्ड है, मतलब
अब ये क्या होगा, अगर दोनों अपोजिट साइड एरो होंगे, दोनों अपोजिट साइड एरो होने से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसका डायपोल मोमेंट इसको कैंसिल कर देता है। पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो डायपोल मोमेंट होता है, डायटोमिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना, एक ही बॉन्ड होता है तो कोई और दूसरे बॉन्ड को हमें देखना नहीं होता। बट पोली एटॉमिक में एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं, है ना, तो वहां पर आपको ये देखनी पड़ेगी हर बॉन्ड में डायपोल मोमेंट की क्या डायरेक्शन है। जैसे इसमें दिखा रखी है, इधर इस वाले बॉन्ड में इस तरफ है, इस वाले बॉन्ड में इस तरफ है, एक दूसरे के अपोजिट है। और इधर भी बॉन्ड जो यहाँ पर ये जो डायपोल मोमेंट है वो दो बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच में, इधर भी बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच में, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा, है ना, और डायरेक्शन अपोजिट होने से क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वैसे डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट ये चीज हमें एकदम रियलाइज होती है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में। आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज फिजिक्स में पढ़ ली होंगी। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं कंसिडर की जाती, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बस ये है कि डाय एटॉमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें इसकी डायरेक्शन का से ओवरऑल मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट यहाँ पर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड होगा मॉलिक्यूल का, उस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच में कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट है, बट BeF2 की अगर हम बात करें, क्योंकि इसका जितना डायपोल मोमेंट था वो लेफ्ट साइड जितना था और जितना राइट साइड था एक दूसरे को इन्होंने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो गया BeF2 का, दैट विल बी जीरो। ओके, जीरो हो गया। सिमिलरली देखो बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये स्ट्रक्चर है बोरोन ट्राइफ्लोराइड का, एक फ्लोरीन इधर और एक इधर, है ना। आपको लग रहा होगा जैसे ये तीनों बॉन्ड एक दूसरे से इक्वल एंगल पर हैं, अगर आप इमेजिन करो, देख सकते हो आप इक्वल एंगल पर हैं। तो अब देखो तीनों का आप क्या करो, बॉन्ड डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पता करो। बोरोन और फ्लोरीन में फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, मैंने बताया था मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो फ्लोरीन जब भी दिखेगा तो एरो फ्लोरीन की तरफ बना सकते हो बड़े आराम से आप। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं है। इधर भी एरो फ्लोरीन की तरफ है, इधर भी फ्लोरीन की तरफ है और इधर भी फ्लोरीन की तरफ है। अब देखो ये जो दो एरो हैं ये तो कहीं ना कहीं सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है। इसकी जो ये जो डायपोल मोमेंट है ये वाला इस तरफ है ना, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल इन दोनों के अपोजिट है ना, क्लियर। तो यहाँ पर जो नेट डायपोल मोमेंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, इन दोनों के डायपोल मोमेंट में से इसका डायपोल मोमेंट आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे एक चीज और दिखा दूं मैं आपको, देखो अब ये चीज देखो, इसका मैं आपको ना आज नहीं कराती, कल ही कराऊंगी, इसका मैं आपको फॉर्मूला ही करा देती हूँ। और आपको सिलेबस में है नहीं, बट आपको डायपोल मोमेंट निकालने में बहुत आसानी रहेगी। अभी आज कराऊंगी तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कल कराती हूँ इसका बॉन्ड है। बाकी हम BF3 को भी तभी समझेंगे, क्योंकि आपको वो फॉर्मूले के बगैर मुझे लगता है आपको डिफिकल्टी आएगी, ऐसी चीज़ों को रटने में तो याद नहीं रहेगा, है ना। फॉर्मूला कराने से ईजी है। ओके, थैंक यू सो मच, करते रहिए, पढ़ते रहिए।